ठीक है, हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अच्छा, स्क्रीन इज विजिबल, इज द स्क्रीन विजिबल? जस्ट अ मिनट, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग सब? नहीं देख पा रहे? जस्ट नहीं। यस, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो Yes. आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का मेन सिद्धांत ये है कि जो जिस चीज से कॉस्मोस बना है, वैसे चाइनीज एक्यूप्रेशर भी यही बोलता है कि जो कॉस्मोस में है वही हमारे शरीर में है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्मोस इक्वल्स टू कंपोनेंट्स ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना? तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तुल्यार्था के हिसाब से चलता है, तुलना के हिसाब से, कि जैसे ये ब्रह्मांड वैसे हमारा शरीर, मानव शरीर कैसा है? ब्रह्मांड जैसा। और हमारा हाथ या हमारी हथेली कैसी है? हमारे शरीर जैसी। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है ये वाला। यही तुल्यार्था का सिद्धांत है, यही मैक्रो और माइक्रो लेवल है। मैक्रो इज व्हाट? मैक्रो इज बिग, मतलब कॉस्मोस। मैक्रो का मतलब होता है बिग, बड़े सिरे में, तो उसका मतलब होता है ये कॉस्मोस। और माइक्रो क्या है? माइक्रो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो छोटा है, लेकिन इट्स इक्वल टू द कॉस्मोस। कॉस्मोस के बराबर है ये, राइट? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम 5 आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इंद्रियों का महत्व और उसका उपचार में प्रयोग किया जाना इसका सबल पक्ष है। क्यों? 5 ज्ञानेंद्रिया है और 5 कर्मेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, मालूम है ना 5 सेंस ऑर्गन्स क्या है? हमारे बॉडी में, हमारे चेहरे में या हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स है। कौन कौन से है? कान, आंख, नाक, टंग और हमारा स्किन। कान, आंख, नाक, त्वचा एवं हमारी जीभा। ठीक है, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है जिससे कि हम चीजों को परखते हैं। कान से हम सुनते हैं, जिससे जो हमें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करके रखता है। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैसा दिखता है? हमें जो सुनाई देता है वो हमें कान से सुनाई देता है। जो हम स्मेल करते हैं वो हम नाक से स्मेल करते हैं। जो हमारी त्वचा है वो क्या होता है? वो भी महसूस करता है चीजों को, टच करके हम महसूस करते हैं चीजों को। एंड जो हमारा जीभ है वही सारी बीमारियों का कारण है। ठीक है ना? ठीक है, जीभ होता है टेस्ट, एंड जीभ होता है बोलने के लिए। तो सारी प्रॉब्लम्स तो बोलने से ही होती है ना, अगर नहीं बोले तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना? ये ऐसे बोल दिया, ये वैसे बोल दिया, ये ऐसे कर दिया, ये वैसे कर दिया, अगर चुप रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सारी प्रॉब्लम तो जीवा से ही होती है। ठीक है, तो ये सबको हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है। 5 कर्मेंद्रिया जिससे हम काम करते हैं। ठीक है, वाणी स्पीच, आवाज हमारी, हमारे पैर, मतलब हम कैसे लोगों को बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, दैट इज अवर स्पीच। हमारे हाथ पैर, ठीक है ना? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये हमारी कर्मेंद्रिय है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, ये हमारे कर्मेंद्रिय है, राइट? ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, आप लोग को ये एकदम याद नहीं करना है। तो हम 5 कर्मेंद्रिय पे को पढ़े हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय को भी पढ़े हैं, राइट? अच्छा, ये तो अभी आप लोग को जरूरत नहीं है। दिस 10 ओरिजिन कंसेप्ट अभी भी, या ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 10 एलिमेंट्स। हम अभी रिव्यू कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहला था आकाश। हमने क्या देखा था कि सबसे पहले क्या था? अंधेरा, राइट? अंधेरे में एक विस्फोट हुआ तो क्या होगा? आकाश आया, आकाश की रचना हुई। तो आकाश को एक वर्ड से हमने समझा था, दैट इज स्पेस या बाउंड्री। याद है? स्पेस या बाउंड्री। ठीक है, उसके बाद आकाश के बाद, विस्फोट के बाद आकाश में फ्रिक्शन हुई जिससे क्या? अग्नि बनी, दैट इज फायर। अग्नि के लिए हमने एक शब्द याद किया था, बताइए क्या शब्द था अग्नि के लिए? रूप। अग्नि रूप देता है, अग्नि रंग देता है। ठीक है ना? उसके बाद आकाश के बाद आया था वायु, सॉरी, वायु मतलब एयर। ठीक है ना? तो वायु, तो वायु के लिए हमने वर्ड समझा था, दैट इज, वायु के लिए हमने एक शब्द याद किया था, क्या था बताइए? वायु के लिए एक शब्द था, दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट, वेरी गुड।
वायु क्या करती है, सब किसी भी चीज को मूव करती है, ठीक है। पंखा चलता है तो हमारे कपड़े हिलते हैं, चीजें उड़ती है, या विंड चलती है तो पेड़ पौधे हिलते हैं। तो वायु के लिए जो शब्द है दैट इज मूवमेंट। ब्रह्मांड में मूवमेंट, हमारे शरीर में मूवमेंट, हमारे मन में मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आया अग्नि। अग्नि के लिए एक शब्द था जो आपने बताया, दैट इज रूप, ठीक है। अग्नि क्या करती है, सब चीज को भस्म कर देती है, वो कॉस्मोस। हमारे शरीर में अग्नि हमारी पाचन क्रिया का काम करती है, ठीक है ना। और हमारी मन की अग्नि वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, बहुत डिटेल्स में हम पढ़े थे, ठीक है ना, मन की अग्नि। उसके बाद आया जल। जल ब्रह्मांड में 70% वाटर, वैसे ही हमारे शरीर में 70% वाटर। और ये जल हमारे हर एक जगह में, जैसे हमारे टीयर्स हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से निकलते हैं, हमारे स्टोमक में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हर जगह पानी। हमारे ब्लड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इट्स टोटली वाटर, हर जगह जल है। उसी तरीका से हमने मन के जल के बारे में पढ़ा था कि जल के लिए एक शब्द है, दैट इज, जल के लिए एक शब्द हमने पढ़ा था, कौन सा है वो वर्ड? कोल्डनेस। नहीं, कोल्डनेस तो उसकी आपकी ये प्रवृत्ति है, बट इसके लिए एक शब्द, वेरी गुड, बांधना, बांधना, बाइंडिंग, या बाइंडिंग पावर, ठीक है ना, बाइंडिंग। तो नरेंद्र जी ने लगता है बहुत अच्छा होमवर्क किया है आज, ठीक है। नहीं, आज तो मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। नहीं, होमवर्क आपने अच्छा किया है। नहीं, होमवर्क नहीं हो पाया, ऐसे ही आ गया दिमाग में। आज मैं डिस्टर्ब हूँ मैडम का, मैं आपका ऑपरेशन करा के आया हूँ अभी। अच्छा, ओके। तो आप ऑपरेशन करा के आए, क्या चीज का ऑपरेशन कराया? आँख का। ओके ओके, तो ठीक है, अगर आपको ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो आप अपना वीडियो बंद भी रख सकते हैं, नॉट एन। नहीं, अभी ठीक है, जस्ट मैं अभी आया हूँ तो मैंने ज्वाइन किया। देखिए कितना इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को सबसे, एक दूसरे के लिए हम सब एक इंस्पिरेशन है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, ग्रेट। तो जल, जल के बाद पांचवा तत्व है पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी, पृथ्वी के लिए पूरा जो ब्रह्मांड है पृथ्वी है, हम चारों तरफ पृथ्वी देख रहे हैं, पहाड़, ये जो जमीन है, मट्टी है, एवरीथिंग इज पृथ्वी। शरीर में पृथ्वी के लिए एक शब्द हमने पढ़ा था, डेट इज जमाव। जमाव, मतलब डिपोजिशन, ठीक है ना। हमारे शरीर में जहां जमाव है डेट इज पृथ्वी, और सबसे ज्यादा जमाव कहाँ है? हमारे हड्डियों में, ठीक है ना, हमारे मांसपेशियां, डेट इज और जमाव। अगर ये एक बैलेंस्ड वे में है देन इट्स गुड, अगर वो इम्बैलेंस हो जाती है, ज्यादा होती है देन कम होती है, ज्यादा होती है तो क्या हो जाती है? ओबेसिटी, मोटापा। कम हो जाती है, क्या हो जाता है? इंसान थिन हो जाता है, ठीक है। और ये जमाव हमारे, या पृथ्वी को हम कैसे, हमने एक और कुछ चीजें समझी थी कि जैसे नोड्स, बॉडी में गांठें हो जाती है, दैट इज ऑल पृथ्वी। जॉइंट पेन, कहीं ना कहीं पृथ्वी, ठीक है ना, कनेक्टेड है। ये सारी चीजें हमें, अभी देखिए, हमें खाली याद करने के लिए नहीं पढ़ना, हमें ट्रीटमेंट सीखना है। अल्टीमेटली हमारा मेन मुद्दा है कि हमें ट्रीटमेंट सीखना है। तो जब हम ट्रीटमेंट सीखेंगे तो हमें ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। जरूरत पड़ी आप किताबें खोल खोल के देखिए, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी। खाली याद करना नहीं, ये कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं कि आप याद किए और एग्जाम दे, हमें हर पल पल एग्जाम देना पड़ेगा अपने जनरल लाइफ। हर एक पेशेंट नए तरीके के आएंगे और आपको हर समय प्रैक्टिस कर करके ये डायग्नोसिस सीखेगी, एक दिन में नहीं सीखेगी। चाहे कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे, इवन अग्रवाल सर भी, मतलब जेपी सर भी अगर आप लोग को पढ़ा दे, कभी भी आप नहीं सीख पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लोगों पे अप्लाई नहीं करेंगे, जितने भी पढ़े। लेकिन करने के लिए तो पुल में उतरना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जितनी भी किताबें पढ़ो आप नहीं सीख पाएंगे, ये तो फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद है ये पांच फिजिकल तत्व हमने कंप्लीट किया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसके बाद आते हैं 5 मेटाफिजिकल तत्व, ठीक है ना। ये इसमें मेटाफिजिकल में एक 6 नंबर था काल, ठीक है ना। काल के लिए एक शब्द था, दैट इज समय, टाइम, ठीक है ना। तो ये काल को हम अपने शरीर में कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ है ये काल? कहाँ पे काल ढूंढेंगे? ये काल कहाँ है? मेटाफिजिकल है, जिसको हम देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, बट इसको महसूस कर पाते समय से, ठीक है ना। वो समय बाहर भी है, ब्रह्मांड, जब पृथ्वी घूमना चालू हुआ, रोटेशन हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, तो वो समय की रचना हुई। उस समय को हम अपने शरीर में कैसे देखेंगे? हमारे नर्वस सिस्टम से, ठीक है ना, इस समय नर्वस सिस्टम। समय के बाद क्या है? दिशा, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब पृथ्वी जब घूमना स्टार्ट की, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन हुई, तो उसे दिशा मिली,
मुझे सूर्य के चारों तरफ ही घूमना है। जहाँ ये दिशा बिगड़ी वहीं पे पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, ब्रह्मांड, वहां पे हम सब हिल जाएंगे। ठीक है, हम सब हिल जाएंगे अगर पृथ्वी अपने रोटेशन और रेवोल्यूशन में, वो जब तक पृथ्वी की रचना हुई तब तक वैसे ही घूमे, लेकिन जहाँ गड़बड़ हुई तो हम सब खत्म। हाँ। और वो दिशा हमारे शरीर में भी है, हमारे ऑर्गन के रूप में हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कुछ खाते हैं तो हमारा नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल क्रिया क्या है कि हम ऊपर से खा रहे हैं और वो हमारे मल द्वार से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो मल द्वार से बाहर नहीं जाने की वजह से वापस ऊपर आ गया, दिस इज नॉट ए नॉर्मल प्रोसेस। अगर वो ऊपर आ जाता है तो क्या हुआ, दिशा बिगड़ गई। ठीक है ना। अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है कि मुझे जो भी खाता है मुझे उल्टी हो जाती है, और ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं, एक दिन का प्रॉब्लम हो तो चलो गैस, एसिडिटी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट लेकिन बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि मैं कुछ भी ऐसा कोई भी चीज शादी ब्याह तो जब भी आता हूँ ऐसा कोई भी चीज खा लेता हूँ, अगर जो मेरे रेगुलर रूटीन में नहीं है, मुझे वॉमिट हो जाता है, या खाते ही वॉमिट हो जाता है, या कुछ भी ऐसा एसिडिटी की चीजें खाती है वॉमिट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो गए, या 4-5 दिन से कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रहे, तो हमारा नजरिया कहाँ जाएगा, दिशा की तरफ, कि कहीं ना कहीं हमें दिशा की ट्रीटमेंट करनी है, कहाँ करनी है ट्रीटमेंट, कैसे करनी है, इस पे जाना चाहिए। आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है वो समझनी चाहिए। कहाँ के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल मिल जाएंगे, हर किताब में भरे हैं प्रोटोकॉल, लेकिन क्यों करनी है वो समझना है। ठीक है। तो दिशा, ऑर्गन्स की दिशा बिगड़ जाने से क्या होता है, प्रोलैप्स, ठीक है ना, यूट्रस प्रोलैप्स, ठीक है ना, लीवर प्रोलैप्स, या कई सारे ऑर्गन प्रोलैप्स हो जाते हैं, जगह से गिर जाती है, टॉसिस, आंखों की पलकें गिर जाती है, दिशा बिगड़ गई। वायु तो बिगड़ी लेकिन दिशा भी तो बिगड़ी, ऊपर क्या रहना चाहिए वो नीचे आ गई अपने आप। दिस इज ऑल्सो दिशा का बिगड़ना। ठीक है, ये हो गया दिशा, दैट इज डायरेक्शन। उसके बाद आया मन, जो हमारा, जो हम है, जो हमारी प्रवृत्ति है, हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, हमें कौन अच्छा लगता है कौन खराब लगता है, हमारा मन नहीं कर रहा, ये हमारा मन, ये मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, ये मेरे मन को अच्छा लगता है। कोई इंसान से अगर हम बहुत प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे से हम प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से प्यार करते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा मन मिलता है, या हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, हम क्या बोलते हैं, इससे मेरा मन मिलता है बहुत। ठीक है ना। तो ये मन, इस मन पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इस मन का भी ट्रीटमेंट है। ठीक है ना। और लास्ट में आता है आत्मा। आत्मा के लिए, आत्मा मतलब सोल, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। आत्मा इज परमात्मा, इसका कोई डेफिनेशन नहीं। ठीक है, दिस इज आत्मा, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, दिस इज अवर आत्मा। ठीक है ना। और लास्ट जो, बट नॉट द लीस्ट, द 10th कंपोनेंट इज तम। तम के लिए एक शब्द था, बताइए, तम के लिए एक शब्द था, अंधेरा, तम के लिए क्या था, अंधेरा, डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरा। ठीक है, तो तम के लिए जो शब्द था दैट इज अंधेरा। जब कुछ नहीं था तब अंधेरा था। जब एक बेबी वूंड में रहता है अपनी माँ के, तो वो क्या रहता है वहां पे, उजाला रहता है या अंधेरा, अंधेरा। वो पलता भी उस अंधेरे में ही है, तो अंधेरा तो शुरुआत ही है हर चीज की। ठीक है ना। तो वो वूंड में रहता है, अंधेरे में रहता है, बट उसका ग्रोथ वहीं पे हो रहा है। दिस इज द मतलब मेन सिग्निफिकेंस ऑफ अंधेरा। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं अंधेरे के। ठीक है ना। बट हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इस अंधेरे को कहाँ यूज करेंगे, तो एक मैंने अपनी क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में, कि जब बॉडी में किसी भी तरह का इंफेक्शन हो जाता है, कोई भी माइक्रोब्स या कोई एक्सटर्नल पैथोजेंस, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी में अगर एंटर कर जाता है, वो हमारे शरीर में कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हमारा बॉडी फाइट करता है उसके लिए। ठीक है ना। तो उस माइक्रोब्स की आत्मा को मारने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो को टोन करते हैं, मतलब तम। तम के लिए नंबरिंग भी हमने किए थे, सबके लिए याद होगा आप लोगों को, अपना कॉपी में नोट्स में देखिए, तो वो जीरो था। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीरो को टोन करते हैं, मतलब अंधेरे को बढ़ाते हैं। इट मीन्स कि माइक्रोब्स की आत्मा को हम मारते हैं। ठीक है ना। और 9 को सिडेट करते हैं, जीरो, 0 to 9 सिडेट, माइक्रोब्स की आत्मा को मारते हैं, अंधेरे को बढ़ाते हैं, उजाला को कम करते हैं। ठीक है ना। तो इस मतलब डार्कनेस को बढ़ाना और आत्मा को कम
बढ़ाते हैं। जहां अंधेरे को बढ़ाएंगे वहीं उजाला क्या है, कम हो जाएगा, मतलब माइक्रोब्स मर जाएंगे। और ये हर ट्रीटमेंट में यूज आएगा, ऑलमोस्ट हर ट्रीटमेंट। ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सा बुक है मैं एक बार और बता देती हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। किस बुक से पढ़ा रहे हैं एक बार ये भी देख लीजिए। भारद्वाज बुक है ये। सबके पास सबने अपना यही बुक खुला है ना? नहीं नहीं, दिस इज नॉट द बुक, सॉरी। भारद्वाज की बुक है, ठीक है ना। उसकी फोटो भी मेरे पास नहीं, मैंने दूसरा फोटो शेयर कर दिया। भारद्वाज बुक है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, पतली सी बुक है। सबके पास है ना वो बुक? ठीक है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो वो बुक भी अपने पास खोल के बैठिए, ताकि आप लोग उसको समझने में और इजी होगा। अगर आपके पास किताबें रहती है सामने तो वो समझने में बहुत इजी होगा। अच्छा, अभी तो जो मैंने कराया, अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। यस पूर्णिमा जी, पूनम जी, अगर आपको कोई सवाल है तो क्या नाज। अभी तक जो कराया तो हम लोग फिर प्रोसीड करते हैं। ये हमारे लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। मंजुला नो जी, मैम। ओके, ठीक है। ये हमने अपने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। अब हम जाते हैं टॉपिक पे। देखो, आज की जो क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट प्लीज। এখানে গিয়েছিল। आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक जो कराया उसमें? एवरीथिंग इज क्लियर? यस, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक? सब क्लियर है। सब क्लियर है? अच्छा, मैं जब हाँ, सवाल पूछूंगी तब पता चल जाएगा कितने चीजें क्लियर है। हाँ, पूछिए। पूछिए, हम लोग को भी पता चलेगा कितना क्लियर है। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगी तब समझ में आएगा आप लोगों को कितना क्लियर है। आपने कोई सवाल नहीं पूछा, इट मींस एवरीथिंग इज क्लियर अभी तक जो मैंने कराया। यहाँ हमारे बंगाल में तो बहुत गर्मी पड़ती है, आपके यहाँ पे कैसी है गर्मी? इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल? यस Yes, Yes. visible, visible. ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? 10 कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्मोस ऑन ये ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ठीक है ना। तो 5 फिजिकल एलिमेंट्स है और 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, ठीक है ना। जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज फिजिकल एलिमेंट, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ना, ताकि आप लोगों को बाय हार्ट लर्न हो जाए, ठीक है। एक ही चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये हमें आज सिर्फ अभी नहीं, ये हमें लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। ताकि बार बार हमें
किताबें नहीं खोलनी पड़े कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। आई वॉन्ट कि आप जब इलाहाबाद जाओ ना, आपको बाय हार्ट सब कुछ याद रहे, ठीक है, ताकि जब सर समझाए ना तो चीजें बहुत इजीली, क्योंकि ये याद होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, ABCD आना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप सेंटेंसेस बनाना या वर्ड्स बनाना सीख पाएंगे, है ना। वर्ड्स तो हम बना ही लेंगे अगर हम ABCD हमें बाय हार्ट याद हो जाए। तो 5 फिजिकल एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। और 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, दैट इज काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। स्टार्टिंग है, कोई भी चीज 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। नंबरिंग कैसे स्टार्ट होती है? कंप्यूटर में भी बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 1, 0 और 1। या नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? न्यूमरोलॉजी भी करते हैं तो 0 और 1 to 9 होता है ना, 1 to 9, लाइक इसमें तो 0 है क्योंकि 10 यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 0 इज सम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब याद कर लीजिए। 0 इज सम, मेरे साथ साथ रिपीट करिए। 1 इज क्या? 1 इज, रिपीट करते रहिए प्लीज, आकाश। 2 इज वायु, वायु। 3 इज अग्नि, अग्नि। 4 इज जल। अच्छा, जल, क्लास में सिर्फ सविता जी है क्या? बाकी कोई नहीं है? बाकी तो बहुत सारे जन है क्लास में, वाई आप लोग नहीं रिपीट कर रहे? पृथ्वी, 5 इज पृथ्वी। 6 इज काल, काल। 7 इज दिशा, दिशा। और 8 इज मन। मन, और 9 इज आत्मा, आत्मा। ठीक है ना। आप ही हम ये सब चीज बता रहे हैं, आगे की क्लासेस में मैं रिपीट नहीं करूंगी ये सब, ठीक है ना। जिस लेवल पे अभी बता रहे हैं ना, बच्चा को भी याद हो जाएगा, उसको भी पूछेंगे ना 5 नंबर क्या बोला, पृथ्वी, ठीक है ना। अब ये देखिए, हमने एक एक शब्द याद किया था, जैसे स्तंभ इज डार्कनेस, आकाश स्पेस, वायु इज एयर या मूवमेंट, अग्नि इज फायर, ठीक है, या क्या देता है? रंग देता है, ये रूप देता है। जल इज वाटर, या जल क्या देता है? जोड़ता है। बाइंड, पृथ्वी इज अर्थ, और क्या करता है? डिपोजिशन। काल इज समय, दिशा इज डायरेक्शन, मन इज माइंड, माइंड, और आत्मा इज सोल, ठीक है। ये 10 ओरिजिन है, 10 ओरिजिन प्रिंसिपल, हर जगह आपको ये काम आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम अपना ध्यान अपनी क्लास पे ले आइए, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। मंजुला जी, मदन अंकल, अगर आप लोग के लिए पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोग, मैं देख के समझ पाऊंगी कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 10 फिंगर्स और 10 ओरिजिन, मतलब 10 एलिमेंट्स, ठीक है। हमारे हाथ और पैरों में 10-10 फिंगर है, और इन 10 तत्वों का इलाज हम अपने फिंगर्स में कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, अभी हम ये समझेंगे, राइट। हर ट्रीटमेंट में हमें ये काम आएगा, ये बेसिक चीज है, आप लोगों को आना ही चाहिए, राइट। तो सबसे पहला, सबसे पहले देखिए, राइट हैंड तो यिन है या यांग है, ये बताइए। राइट हैंड इज यिन। अच्छा, एक और चीज, एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप आई वांट टू शेयर। अभी बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो बहुत गर्मी है बंगाल में, आप लोगों के यहाँ क्या है मुझे पता नहीं है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट, यस, तो अपना राइट अंगूठे में, अगर आप ये जो नील यूज करते हैं ना, नील, नील, ठीक है ना, तो कलर थेरेपी है, जैसे कलर थेरेपी, वायलेट कलर हो गया, तो अगर अपने राइट अंगूठे में हम नील, क्योंकि अगर हम कलर करने जाते हैं ना तो वो पानी से मिट जाता है, बट नील लगाते हैं ना, वो सारा दिन रहेगा हाथों में, तो कई देर तक रहता है, मतलब हटता नहीं है यूजुअली पानी से। जब हम लोग नील भी देते हैं कपड़ों में, वो बहुत देर तक हटता नहीं। तो अपने राइट अंगूठे के चारों तरफ को नील में आप डुबो लो और निकाल लो, तो इस तरह से हो जाएगा। अभी तो काफी फैल गया है मेरा ये, तो ये आपको हीट स्ट्रोक से बहुत, हीट स्ट्रोक से बचाएगा, ठीक है ना। बाहर अगर गर्मी में हम जा रहे हैं, हमें निकलना है, इन दैट केस हीट, अगर आप नील लगा लो अपने हाथ में, तो ये आपके बॉडी को कोल्डनेस देगा, राइट। और अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस में जाएंगे तो समझेंगे कि ये अंगूठा
हेड है, ठीक है ना। तो हमें अपने माथा ठंडा करने के लिए अपने सर को नील में नहीं डुबोना है, अपने अंगूठे को नील में डुबोना है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस टिप। कविता जी आपका वीडियो क्यों कर देते हैं? मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप था। नाउ हम लोग फिर अब हम अपने एलिमेंट्स को समझते हैं कि इन 10 एलिमेंट्स को हम अपने फिंगर्स में अब शरीर में कहाँ ढूंढने चाहिए, आकाश को कहाँ ढूंढेंगे, वायु को कहाँ ढूंढेंगे, अग्नि को कहाँ ढूंढेंगे। चाइनीज में तो हम मेरिडियंस के थ्रू समझ गए कि ये मेरिडियन है, वो मेरिडियन है। यहाँ पे अनगिनत मेरिडियन, ठीक है ना। चाइनीज में कितने 12 मेरिडियन और 2 वेसल्स है, मतलब टोटल 14 मेरिडियन। आयुर्वेदिक एक्सप्रेशन में हम जब आगे पढ़ेंगे ना, यहाँ पे इनन्यूमरेबल मेरिडियन, याद नहीं करना है मेरिडियन को, चलिए मत मेरिडियन को याद नहीं करना है, बट यहाँ पे इनन्यूमरेबल मेरिडियन। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आकाश, आकाश पर ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे? आकाश में जाएंगे ट्रीटमेंट करने के लिए? नहीं जाएंगे ना। उसको ट्रीटमेंट हम अपने बॉडी में कहाँ करेंगे? किधर कहाँ ढूंढेंगे आकाश? किसको आकाश है, जब हमने पढ़ा था किन इज आकाश, तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे अपने। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? राइट और लेफ्ट, ठीक है ना। तो हमेशा कोई भी चीज हम जब पूजा भी करते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि राइट हैंड से यूज काम करो, कोई भी काम ना राइट हैंड से करो। यूजुअली राइट हैंड, मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड ही होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, बट मैक्सिमम लोग राइट ही होते हैं। बच्चा भी कुछ काम करता है, दाएं हाथ से खाना खाओ, दाएं हाथ से अगरबत्ती, दाएं हाथ से पूजा करो। तो दाएं इज राइट हैंड इज यिन और लेफ्ट हैंड इज यांग। जब हमने यिन और यांग पढ़ा था तो ये भी देखा था कि राइट इज यिन और लेफ्ट इज यांग। शुरुआत कहाँ से होती है? यिन से, अंधेरे से उजाले तक, ठीक है ना। तो दिस इज यिन एंड दिस इज यांग। तो जब भी कोई चीज की शुरुआत होगी दैट इज यिन, मतलब राइट हैंड से, ओके। 0 और 9 को एक बार हम छोड़ देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 इज आकाश। आकाश इज, अब अपने अपने हाथ के स्मॉल फिंगर, सबसे छोटा फिंगर, सबसे छोटा फिंगर इज दिस फिंगर, स्मॉल फिंगर। तो दिस इज आकाश। आकाश का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे? अपना राइट हैंड स्मॉल फिंगर में। दिस इज आकाश। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से ज्वाइंट में करेंगे, अभी वो सब में मत जाइए। बस इतना याद रखिए, जब आपको 1 नंबर फिंगर इज आकाश, ठीक है। आकाश में 2 ऑर्गन्स हमने याद किए थे, ठीक है ना। दैट इज, आकाश के लिए 2 ऑर्गन्स थे। कौन से ऑर्गन्स थे? नर्वस सिस्टम, lungs, large intestine. लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आकाश के लिए जो 2 फिंगर है दैट इज लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि आकाश सबसे बड़ा है और हमारा जो लंग्स है और लार्ज इंटेस्टाइन है वो सबसे ज्यादा स्पेस एक्वायर करके रखता है हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर की बात करें, ठीक है। तो बॉडी में सबसे ज्यादा स्पेस, सबसे ज्यादा गैसियस इनटेक। और लंग्स में आप आगे देखोगे बहुत सारे एल्वेली है, ठीक है ना, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। तो इतना बड़ा स्पेस, तो ये 2 ऑर्गन्स हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा स्पेस लेके रखते हैं, वो है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, Large. ठीक है। लार्ज लंग्स का काम है गैसियस एक्सचेंज करना और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, देखो जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो वो जो खाना है वो रस है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बट लेकिन एक्सक्रीट जब होता है, नॉर्मल अगर होता है तो वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, हल्का सा सेमी लिक्विड फॉर्म में। वो क्यों होता है? बाकी पानी कहाँ गया? जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे बॉडी में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मालूम है ना ये चीज। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और लंग्स है वो गैसियस इनटेक और एक्सक्रीट करता है, मतलब वाटर वेपर भी एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑर्गन्स आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। और जब हम आगे देखेंगे और आयुर्वेदिक के एक्यूप्रेशर में डेप्थ में जाएंगे तब हम देखेंगे कि जब कॉन्स्टिपेशन का जब हम इलाज करते हैं तो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का इलाज कर रहे हैं ना तो हमें लंग्स का भी इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि लंग्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है कॉन्स्टिपेशन में। और यूजुअली जिसको कॉन्स्टिपेशन होगा उसको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज भी रहेंगे, ठीक है। ये डिटेल्स हो गए, एक बेसिक चीज मैंने बता दी। ट्रीटमेंट आप जब करो तो ये सब चीजें ना दिमाग में रहेगी आपके। बुक्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ये सब चीजों को रखना पड़ेगा, राइट। तो lungs and large intestine acquires maximum space in your body. Similarly lungs and large intestine का ट्रीटमेंट हम करेंगे फिंगर नंबर 1 में, ठीक है।
यांग में, यिन से यांग में अपना इसी क्या सिमिलर अंगुली में, सिमिलर फिंगर के, ये मैं खाली याद करने का तरीका बता रही हूँ, ऐसा बुक में नहीं दिया हुआ है कि आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे नहीं, ये मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ ताकि आप भूले नहीं इसको, ठीक है ना। ये अपना सिमिलर फिंगर को ढूंढेगा, तो इसका सिमिलर फिंगर कौन है, ये हाथ का ये फिंगर, लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर दैट इज 2, फिंगर नंबर 2 दैट इज वायु, ओके। फिंगर नंबर, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर इज फिंगर नंबर 2 दैट इज वायु। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वायु कहाँ है, सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ है, सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ है, हमारे कौन से ऑर्गन में सबसे ज्यादा मूवमेंट, हाँ हार्ट हार्ट, हार्ट सबसे ज्यादा मूवमेंट है हमारे हार्ट में। क्यों, ये हार्ट धड़कता रहता है, कंटिन्यूस मूवमेंट, जब से जन्मते हैं, मतलब एम्ब्रॉयो में बेबी आता है उसके बाद से हमारे डेथ तक कंटिन्यू धक धक करता रहता है, वो धक धक करना बंद कर दिया तो हम खत्म, राइट। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है हमारे हार्ट में, मतलब सबसे ज्यादा वायु हार्ट में, है हार्ट में वायु बंद हो गई इसका मतलब ह्यूमन बीइंग का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। और हार्ट का कनेक्टिव ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, और हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन तो इतना आपस में कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर का जो भी रक्त है उससे ब्लड बनाने का काम कौन करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। बोले थे ना कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, हमने पढ़ा था जब बीएससी पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ना, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, और वही स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे ब्लड बनाने का काम करता है। अब आप देखोगे जब हम हेमोग्लोबिन का ट्रीटमेंट और करते हैं ना तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड भी काफी सारे प्रोटोकॉल हैं, क्यों, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ही है ब्लड बनाना, वो रक्त जो आवाज एब्जॉर्ब आ करता रही है है, उससे, हाँ एक कोई आवाज आ रही है। स्टार्टिंग जब हुआ था तो आपका ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर था, फिर एक आवाज आई, हाँ एक आवाज आई और ऐसे लगी जैसे कि आवाज दूर हो गई और दूर हो गई। अभी क्लियर है, हाँ अभी क्लियर है, हम्म। मेरा माइक्रोफोन दूर हो गया, हाँ वही ऐसा लग रहा है जैसे आवाज दूर हो गई। तो दिस इज वायु, तो आकाश, आकाश वायु, ओके। वायु में दो दो ऑर्गन है दैट इज हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और जब हम चाइनीज एक्यूप्रेशर में देखेंगे तभी भी हम देखेंगे कि हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब इन दोनों को लेना कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग स्कूल में एबीसीडी पढ़े थे और हिंदी में कथा कथा पढ़े थे, दोनों ही लैंग्वेजेस है, दोनों ही जानना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है हमें जानना, ठीक है। अगर हम एबीसीडी और कथा कथा को अगर कंपेयर करेंगे तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन एबीसीडी भी पढ़ना है और कथा कथा भी हम पढ़ेंगे, तो समझ लीजिए चाइनीज इज एबीसीडी, वो भी जरूरी है, और ये कथा कथा है, ठीक है ना, ये हमारा रीजनल लैंग्वेज है जिसे पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आकाश फिंगर नंबर 2 दिस इज वायु, ओके। फिर से इसी हाथ में इससे बड़ा फिंगर कौन है, ये किसके पास जाएगा, इंडेक्स फिंगर, ठीक है ना। ये अपने इसी हाथ में इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा फिंगर, दैट इज इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, फिंगर नंबर 3 इसी हाथ में अपना सिमिलर फिंगर या इससे थोड़ा बड़ा फिंगर कौन सा है, इंडेक्स फिंगर, दैट इज अग्नि। अग्नि से रिलेटेड दो ऑर्गन्स कौन से हैं, अग्नि से रिलेटेड दो ऑर्गन्स कौन से हैं, बताइए, सब साइलेंट क्यों हो गए, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, यस वेरी गुड। क्यों, अग्नि क्यों, आज जलती है वहां पे, अरे अग्नि का बहुत पुराना संपर्क है लीवर से, देखिएगा जिसका गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना उसका लीवर बहुत खराब होता है, जिसका जिसका लीवर बहुत खराब होता है उसको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है ना, ये दोनों चीज कनेक्टेड है। तो अग्नि सबसे ज्यादा कहाँ है, लीवर में। और पीएचडी या साइंटिफिकली देखा जाए तो लीवर हमारा केमिकल फैक्ट्री है बॉडी का, इतना तो पता ही होगा, लीवर इज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, मैक्सिमम केमिकल का सिक्रेशन हमारे लीवर से होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूसेस हमारे लीवर से निकलते हैं, केमिकल लीवर से निकलते हैं, तो लीवर इज द केमिकल फैक्ट्री।
इसीलिए लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर से जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में। चाइनीज एक्यूप्रेशर में देखेंगे तभी भी लीवर एंड गॉल ब्लैडर कलेक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है ना। यिन और यांग तो आपको पता ही होगा कि कौन सा यिन है और कौन सा यांग है, ओके। तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर इज अग्नि। अब ये अपने सिमिलर फिंगर को ढूंढेगा, दैट मीन्स राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, ओके, दैट इज 4, फिंगर नंबर 4 क्या है, जल। जल के लिए कौन से 2 ऑर्गन्स है, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये तो किसी को समझाना ही नहीं पड़ेगा कि किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर कैसे जल से कनेक्टेड है, ठीक है ना। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन क्रिएट करना, यूरिनरी ब्लैडर हमारे यूरिन को बाहर निकालता है, राइट। तो किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर फिंगर नंबर 4। अब इसी हाथ में इससे थोड़ा सा बड़ा फिंगर, दैट इज 5, दैट इज रिंग फिंगर। हमारा राइट हैंड रिंग फिंगर इज व्हाट, पृथ्वी। पृथ्वी के लिए 2 कनेक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, मतलब पृथ्वी के 2 ऑर्गन्स कौन से हैं, स्टोमक एंड स्प्लीन। पृथ्वी के लिए, अच्छा ये जब हमने अग्नि पढ़ी थी, अग्नि के लिए तो था आपका रूप, ठीक है ना, और जल के लिए था जोड़ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद दैट इज पृथ्वी। पृथ्वी के लिए एक शब्द है डिपोजिशन, जमाओ, शरीर में जमाओ, ब्रह्मांड में जमाओ या मन में जमाओ। तो सबसे ज्यादा जमाओ कौन सा ऑर्गन करता है हमारे शरीर में, सबसे ज्यादा जमाओ स्टोमक। बोलते ना भूख लग गई, भूख लग गई, पेट खाली है, भूख लग गई, तो जमाओ कौन करता है, खाते रहते खाते रहते खाते रहते, एंड दिस क्रिएट जमाओ। तो सबसे ज्यादा जमाओ क्रिएट करता है पृथ्वी में है स्टोमक। स्टोमक का ही काम है जमाना और उसको डिस्ट्रॉय भी करना, पचाता भी तो स्टोमक ही है, गैस्ट्रिक जूसेस भी तो स्टोमक में होती है ना। जो भी आता है उसको एब्जॉर्ब करना और उसको नष्ट करना। अर्थ में भी जो जन्मता है उसको मिट्टी में मिलाना, वो भी काम अर्थ का ही है, मतलब पृथ्वी का ही है। शरीर में भी स्टोमक का बहुत बड़ा रोल है, गट हेल्थ जिसको हम कहते हैं, स्टोमक का बहुत बड़ा रोल है। पेट खुश तो मन खुश, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पेट वैसा हजम करेगा उतना ही हमारा शरीर की शक्ति बढ़ेगी, उतना ही रस बनेगा शरीर, राइट। तो ये अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, शरीर में जमाओ, अनवांटेड जमाओ, और वो जमाओ हमारे मन में भी है, अनवांटेड बातों का जम जाना, निकलना ही। 20 साल पहले आपने मुझे ये चीज कहा था, मुझे आज तक याद है। इसीलिए अगर आप कोई भी एनिवर्सरी में बोलोगे मुझे घूमने जाना, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप 20 साल पहले मेरी एनिवर्सरी भूल गए थे, ठीक है ना। होता है ना ऐसा, बहुत जनों के साथ होता है, सबके साथ होता है, कभी कभी हम सब करते हैं, ठीक है ना। ये बात जम गई, ठीक है ना। एक्यूप्रेशर का जब ऐड आया आपके पास कि एक्यूप्रेशर का कोर्स मुझे करना है, तो ये कोर्स आपको जम गया कि आपको यही करना है, जम गया ना दिमाग में, पढ़ाई जो है वो जम गई। अगर यही जमाओ अगर दिमाग में नहीं हो तो क्या होगा, आज पढ़े कल भूल गए, है ना। तो थोड़ा बहुत जमाओ मन में भी बहुत जरूरी है, याद रखना, राइट। स्प्लीन, स्प्लीन का भी काम है जमाओ, कि स्प्लीन हमारे बॉडी में ब्लड बनाता है। स्प्लीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड बनाने में और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने में। ये भी आप बीएचबी में पढ़े होंगे, पढ़ाए थे हम, कि आरबीसी जो है उसकी लाइफ होती है ना, एक रेड ब्लड सेल की लाइफ 120 डेज की होती है, ठीक है। और 120 साल 120 दिनों में ये आरबीसी की डेथ होती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये काम कौन करता है, स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन, स्टोमक एंड स्प्लीन कनेक्टेड ऑर्गन। ये हो गया फिंगर नंबर 5। तो हमारे 5 फिजिकल एलिमेंट्स हो गए। अब हम आते हैं मेटाफिजिकल। अब ये फिंगर अपने ही सिमिलर फिंगर को ढूंढेगा लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, दैट इज आकाश, सॉरी दैट इज काल, मतलब समय। समय बड़ा बलवान है, समय सब कुछ सिखा देता है। क्यों सिखा देता है, समय सब कुछ सिखा देता है, बोलते हैं ना समय सब कुछ सिखा देता है। हमें अभी मेरा समय खराब चल रहा है, तो हम क्या समय को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन नहीं, समय हम महसूस कर पा रहे हैं। एंड दिस समय, जब समय खराब होता है, देखिए कनेक्ट करिए अपने नॉर्मल लाइफ में। अगर समय खराब होता है तो सबसे पहले क्या बिगड़ता है हमारा, बॉडी के रूप में बोलिए, अपने फिजिकल लेवल में या
एनर्जी लेवल में समय खराब होने से हमारा क्या डिस्टर्ब हो जाता है? मंजुला जी बताइए, समय खराब होने से हमारा क्या डिस्टर्ब हो जाता है? कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्राई करो ना। मन भी नहीं, एग्जैक्टली मन नहीं, मैं जो प्रॉपर शब्द सुनना चाहती हूँ, समय खराब होने से क्या खराब हो जाता है हमारा? बोले ना आप, समय खराब होने से इंसान का मन, दिमाग, माइंड, दिमाग, एग्जैक्टली, मतलब उसका नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है, उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती ना। जब समय खराब होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है, इसे हम कहाँ देखेंगे? हमारे नर्वस सिस्टम में देखेंगे। और हमारा ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? हमारे नर्वस सिस्टम से करेंगे इसका ट्रीटमेंट। बॉडी में तो सारे ऑर्गन्स हो गए हमारे, तो ये मेटाफिजिकल एलिमेंट की जो हम ट्रीटमेंट है कहाँ करेंगे? हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। मेटाफिजिकल जो हम सुन नहीं पा, जो हम देख नहीं पा रहे, बाकी ऑर्गन्स को तो हम देख पा रहे, दिमाग या मन, आत्मा को हम क्या देख पा रहे? नहीं देख पा रहे, लेकिन ट्रीटमेंट हम करते हैं या महसूस कर पाते हैं कि दिमाग खराब है, अभी मेरा बहुत दिमाग खराब है, बोलते हैं ना बहुत दिमाग खराब है, अभी मेरा मन खराब है। तो ये कहाँ है मन? कहीं देखा है मन को? कभी निकाला है? कोई ट्रीटमेंट में देखे मन निकाल के दिखा दिया? ये मन हर जगह है हमारे बॉडी में। जब हम स्पिरिचुअल की बातें सुनते हैं ना, तो देखते हैं कि हर जगह मन है, ईच एंड एवरी सेल में हमारा मन है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मेटाफिजिकल बात हो गया, ठीक है। तो आकाश, सॉरी, काल, समय, फिंगर नंबर 6, दैट इज अवर नर्वस सिस्टम। ओके, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। ये हमारा नर्वस सिस्टम में हम चाइनीज एक्यूप्रेशर में कौन सा ऑर्गन पढ़े थे नर्वस सिस्टम के लिए? दैट इज अवर ट्रिपल वार्मर। याद है ना, ट्रिपल वार्मर, नर्वस सिस्टम, स्पाइन। ट्रिपल वार्मर क्या है? हमारा स्पाइन। अब वाई ट्रिपल वार्मर? ट्रिपल वार्मर इसे क्यों कहते हैं कि स्पाइन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर, जो अपर वार्मर है वो हमारे अपर बॉडी को, मतलब अपर वार्मर हमारे अपर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मिडिल वार्मर ये हमारे मिडिल बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड लोअर वार्मर हमारे लोअर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे ट्रिपल वार्मर कहते हैं, ठीक है। ट्रिपल वार्मर, दिस इज आवर नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जो 2 ऑर्गन्स है या तो पिक्चर विजिबल है, ठीक है। अब इस पिक्चर में ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, बस आप समझिए, नहीं तो दिस इज फिंगर नंबर 6, जो हमारा नर्वस सिस्टम है। ओके, पहले हम नर्वस सिस्टम को समझते हैं, उसके बाद हम इसे फिंगर्स में देखते हैं, ठीक है। दिस इज आवर नर्वस सिस्टम। ये फिंगर अपने ही सिमिलर फिंगर को या अपने से बड़े फिंगर को ढूंढेगा, कौन से हाथ में? इसी हाथ में, ठीक है। नंबर 8, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अभी मैं विजिबल हूँ? जी। दिस इज आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसमें ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स है वो भी हम सकते हैं, पहले हम फिंगर्स देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन्स तो हमें सारे याद थे तो हम कंफ्यूज नहीं हुए, लेकिन अब हमें नर्वस सिस्टम को समझना है, ठीक है। उसके बाद ये अपने ही सिमिलर फिंगर को ढूंढेगा, दैट इज इन आवर विच फिंगर, विच हैंड, कौन सा हाथ? अपने ही लेफ्ट हैंड के फिंगर को ही ढूंढेगा कि इसके बगल वाला फिंगर, दैट इज लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, दिस इज दिशा, ओके। उसका ऑर्गन्स आप क्या बोले? काल का, काल, काल के क्या? ये देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑर्गन्स हाँ। काल का भी समझेंगे, ऑर्गन्स नहीं है उसमें, उसमें नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा ना।
है ना, उसमें नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा। एंड दिस इज दिशा नंबर, फिंगर नंबर 7, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर। ओके, और उसके बाद राइट हैंड में हम फिर आ जाते हैं, कौन सा फिंगर बचा, ये वाला फिंगर बचा, राइट हैंड मिडिल फिंगर। दिस इज अवर मन। ओके, तो अब आपको अगर किसी के मन का ट्रीटमेंट करना पड़े तो जब आप प्रोटोकॉल्स में देखोगे कि राइट हैंड मिडिल फिंगर में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना, तो आपको क्या समझ में आएगा, मन मतलब कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी है। तो हम कॉन्सेंट्रेशन की ट्रीटमेंट कहाँ से कर सकेंगे, राइट हैंड मिडिल फिंगर। और तो बहुत अच्छा सर का प्रोटोकॉल भी है, इसमें राइट हैंड मिडिल फिंगर में 3 क्रिस्टल मैग्नेट लगा के कॉन्सेंट्रेशन के पॉइंट्स है, बच्चों के भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों के फिंगर, तीनों जॉइंट्स में मटर दाना लगा दो, तीनों पैलेंजेस में, ठीक है ना। पैलेंजेस मतलब समझ लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ कुछ टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पैलेंजेस होते हैं ये वाला एरिया, ठीक है ना, जो जॉइंट्स के बीच वाला जो एरिया है ना, इसे पैलेंजेस कहते हैं। कुछ कुछ टर्म्स समझ के रखिए, क्योंकि आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा। ये होता है पैलेंजेस, और जॉइंट्स होता है, ये तो जॉइंट है वो तो सबको पता होगा, ये जॉइंट्स है, ठीक है ना, दिस आर पैलेंजेस, ये पैलेंजेस है। तो हम क्या करते हैं, तीनों पैलेंजेस में आपका, तीनों में मटर दाना लगा लेते हैं, या तीनों में क्लस्टर मैग्नेट लगा लिए, तो या तीनों में मेथी पट्टी भी लगा लेते हैं, तीनों जॉइंट्स में लगा सकते हैं या तीनों पैलेंजेस में लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कॉन्सेंट्रेशन का। क्यों, क्योंकि मन नहीं लग रहा है, ठीक है। डिप्रेशन में भी ये फिंगर का बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि मन खराब हो जाता है ना डिप्रेशन होने से। तो राइट हैंड मिडिल फिंगर, तो बचा क्या, आत्मा और तम। अब देखिए, नाउ अब आप फिगर से समझिए, अब आप फिगर से समझिए। राइट हैंड का थंब इज योर तम, और लेफ्ट हैंड का थंब इज योर आत्मा। क्यों राइट हैंड थंब हमारा तम है, क्यों, क्योंकि शुरुआत हमेशा अंधेरे से होती है। कोई भी चीज की शुरुआत अंधेरे से, ये याद करने के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि आप नहीं तो कंफ्यूज रहोगे कि क्यों राइट हैंड का अंगूठा तम है और क्यों लेफ्ट हैंड का अंगूठा आकाश है। क्यों, क्योंकि शुरुआत हमेशा 0 से होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो राइट हैंड इज तम, अंगूठा, और लेफ्ट हैंड का अंगूठा इज योर आत्मा, ठीक है। तो आत्मा का ट्रीटमेंट होगा 9 में और अंधेरा का ट्रीटमेंट होगा 0 में। तो ये याद रखिए फिंगर नंबर। अब हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसको। सबसे पहले फिंगर नंबर 1 मेरे साथ साथ बोलिए, आकाश, आकाश, वायु, वायु, ठीक है ना, अग्नि, अग्नि, जल, जल, अपना फिंगर्स आप देखिए, मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन अपने अपने फिंगर से करते रहिए, ठीक है ना। ये जल, फिर पृथ्वी, पृथ्वी, काल, ठीक है ना, दिशा, दिशा, मन, मन, और ये तम, और ये आत्मा। ये हो गया 10 फिंगर्स। आत्मा। अच्छा, अब हम इसको और कैसे याद कर सकते हैं, देखो अपने अपने हाथों को ही देखो, 1 2, ये देखो 1 2, है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9, हो गया ना। देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 और 9 10, सॉरी 0 और 9, याद हुआ ना। अब याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने बाय हार्ट इसको लर्न कर दिया। अब जब याद करना हो ना, तो 0 1 आकाश वायु, ऐसे देखो ना, आकाश वायु 0 1, ऐसे बैठे बैठे याद करिए, काम करते करते भी लर्न करो, तब लर्न हो जाएगा। इसका ये जो चार्ट है ना, इसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, और आपका जो काम करने का जो स्पेस है ना, वहाँ लगा लो, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपके बार बार, जैसे बच्चों को हम याद करवाते हैं ना, बोलते हैं ना कि कोई चार्ट है, टेबल्स का चार्ट आप चिपका लो सामने, फॉर्मूला का चार्ट चिपका लो, तो आपको याद हो जाएगा। वैसे ही हमें भी यही काम करना है, याद करने के लिए, तभी याद होगा, ठीक है। तो 0 1 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 एंड 9, ये हो गए 10 एलिमेंट्स। सिमिलरली यही हमें अपने पैरों में भी
ये ऐसे ही है, ये फिंगर्स के अनुसार हमारे पैरों में भी है, ठीक है ना। देखो 0 और 9, मतलब दाहिना पैर का जो अंगूठा है वो 0 और 9 इज आत्मा, राइट पैर का अंगूठा, फिर स्मॉलेस्ट फिंगर आकाश वायु, ओके। उसके बाद 3 4 हो गया अग्नि और जल, मतलब अंगूठे के जस्ट बगल वाला फिंगर हमारे पैर का इंडेक्स फिंगर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका काल है दिशा, दैट इज 5 6, और ये मन और आत्मा, यही हमारे पैरों में भी है। पैर में 10 फिंगर और पैर के 10 फिंगर के 10 जो तत्व है, ये एलिमेंट्स है, दैट इज 10 एलिमेंट्स ऑफ योर टोज, राइट। नेक्स्ट एक और चीज देखिए, आपको ये सब वर्ड्स टर्म्स याद रखना पड़ेगा। राइट थंब मतलब आरटी थंब, कंफ्यूज मत होइएगा, अब आपको ट्रीटमेंट में ऐसे ही मिलेंगे आरटी थंब, फिर याद मत करिएगा एसएफ क्या होता है, एसएफ क्या होता है, या आईएफ क्या होता है, ठीक है ना। दिस इज आवर स्मॉल फिंगर, स्मॉलेस्ट फिंगर, ये क्या है हमारा इंडेक्स फिंगर, तर्जनी फिंगर बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, रिंग फिंगर, दैट इज आरएफ। ये हो गया हमारा मिडिल फिंगर, दैट इज एमएफ, और ये हो गया हमारा थंब मतलब अंगूठा, ठीक है। तो सारे फिंगर्स का यहाँ पे आपको टोज एंड फिंगर का वो दिया हुआ है, जस्ट एक डिटेल्स समझाने के लिए, आपके बुक्स में ये सारी चीज रही थी, राइट। अच्छा, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बाय ट्विस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि हम कैसे ट्विस्ट, फिंगर ट्विस्टिंग के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि फिंगर ट्विस्टिंग का हमारे ट्रीटमेंट में कितना बड़ा रोल है। कि फिंगर ट्विस्टिंग जब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना अपना भी करके देख सकते हैं फिंगर ट्विस्टिंग, तो पेशेंट ना सबसे पहले जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, अगर आप फिजिकल लेवल में ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ट्विस्टिंग करके देख सकते हो कि उसके कौन से फिंगर में पेन आ रहा है। ये इन जनरल आप ऐसे बात करते करते भी पेशेंट का देखोगे ना, तो पेशेंट अचानक से बोलेगा अरे इस फिंगर में पेन, और बोलेगा। तो अगर वो बोलता है कि मेरे लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पेन है, तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में क्या है, एकदम प्रोटोकॉल में मत जाइए, सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आया कि उसका काल, मतलब फिंगर नंबर 6, ओके, फिंगर नंबर 6 में प्रॉब्लम है। याद नहीं आ रहा है तो आप चार्ट देख सकते हो कि अरे इस फिंगर में पेन आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फिंगर है, तो फिंगर नंबर 6 दैट इज काल। तो आप उससे सबसे पहला सवाल ये पूछ सकते हो कि आप कितने बजे सोते हो, है ना, और या कितने बजे उठते हो। तो 99% केसेस में पेशेंट आपको यही बोलेगा कि मेरा सोने उठने का कोई समय नहीं। समझ में आया। या अगर राइट हैंड के स्मॉल फिंगर में अगर पेन है, राइट हैंड मतलब लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उसे एस्थमा रिलेटेड या कोल्ड एंड कफ रिलेटेड प्रॉब्लम या लंग्स रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, राइट, इश्यूज रहेंगे। ऐसा नहीं कि लंग्स खराब है या उसका स्मॉल लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन खराब है, ऐसा नहीं, उसमें कुछ एनर्जी डिस्टर्बेंस है या कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी है, ओके। तो दिस इज लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन। तो दिस इज बाय वे ऑफ फिंगर ट्विस्टिंग, टो का फिंगर ट्विस्ट करके, हाथ का फिंगर ट्विस्ट करके, ये बहुत अच्छा डायग्नोसिस है। और इसके लिए आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है अभी, आपको क्या करना है, खाली हाथ फिंगर से ला के देखना है और चार्ट को रिकॉल करना है, आपका कितना अच्छा डायग्नोसिस बैठ जाएगा, और ये 100% वर्क करता है, ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। तो दिस इज द मैजिक ऑफ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अभी नरेंद्र जी को समझ में आएगा कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि चाइनीज का इम्पोर्टेंस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बट इसमें डायग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, बात करके डायग्नोसिस कर सकते हैं। चाइनीज मतलब बाकी चीजों में हमें रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे, यहाँ तो आपके सामने पेशेंट बैठा है, आप उससे बात करते रहोगे और आपका इलाज दिमाग में चलता रहेगा। आ रहा है ना समझ में, आपके दिमाग में इलाज चलता रहेगा और आप उससे बात कर रहे हो, मतलब 10 मिनट बात किए और आप उसका इलाज कर देंगे बैठे बैठे, ठीक है ना। ये सारे हाउ टू ट्रीट बाय फिंगर टूल्स, ये सारे फिंगर्स का दिया हुआ है। अच्छा, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं बेसिक लेवल पे। अभी हम ट्रीटमेंट में अगर नहीं भी जाते तो आप फिंगर का देखोगे कि कौन सा फिंगर में पेन है, आप क्या कर सकते हो, तीनों जॉइंट्स में मेथी पट्टी लगवा सकते हो। जॉइंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब हम जॉइंट्स सब देखेंगे तो उसमें जब हम जॉइंट्स देखेंगे तो बेसिकली हमारे फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं, 1 2 और 3। अंगूठे में 2 जॉइंट्स है खाली, लेकिन सारे फिंगर्स में 3 जॉइंट है।
तो जो सबसे पहला ऊपर का जॉइंट है ये है वात जॉइंट, बीच वाला है पित्त जॉइंट, और जो बॉडी से अटैच्ड है दैट इज कफ जॉइंट। ठीक है, हमारे बॉडी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, अपर मिडिल एंड लोअर, वैसे भी 3 जॉइंट्स है, वात पित्त एंड कफ। ये वात जॉइंट क्यों है, कैसे याद रखेंगे, ये वात जॉइंट इसीलिए है कि ये देखो बॉडी से सबसे दूर है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ है, इसी में है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में, इसी में है, इसीलिए ये वात जॉइंट है। ऐसे याद रखेंगे उसको, याद रखने का तरीका। अब आप बोलोगे कैसे याद रखें, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होता है, इसी जॉइंट में है, ये इसमें सबसे कम है, मिडिल में थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें सबसे कम है। तो वात पित्त एंड कफ, वात बॉडी से दूर सबसे ज्यादा मूवमेंट, बीच वाला है पित्त, कफ सबसे कम मूवमेंट, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा डिपोजिशन कहाँ है, कफ में। वात पित्त एंड कफ सारे फिंगर्स के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट थंब। थंब के केस में ये जो जॉइंट है ये वात पित्त है और ये है कफ, क्योंकि 2 ही जॉइंट है ना। ये जो जॉइंट है दैट इज वात पित्त एंड दिस वन इज कफ जॉइंट। ओके, तो अगर आपको पेशेंट को बोलना होगा ऐसे ही आपको बोलना है कि तीनों जॉइंट हमें समझने के लिए क्या है, वात में वात पित्त एंड कफ तीनों जॉइंट में आपको क्या करना है, मीठी पट्टी करना है। इसी तरीके से बुक्स में लिखे हुए रहेंगे, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, कफ जॉइंट। अब समझ में आएगा ना, हर फिंगर के लिए एप्लीकेबल है ये। आ रहा है समझ में, वही कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये वात पित्त एंड कफ कंसेप्ट। ये वात पित्त कफ होता क्या है? वात पित्त ये त्रिदोष होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपने वात पित्त और कफ का नाम भी नहीं सुना क्या कभी? नहीं, नाम जैसे सुना है अभी कफ ऐसे हम लोग बोलते हैं, सर्दी में ठंडा में कफ आ गया वैसे सुनते हैं, पर इस तरह से मैंने नहीं सुना आयुर्वेद के। अभी ये कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। मतलब हम लोग क्या सोचते थे, वात वात मतलब क्या हो गया, दर्द हो रहा बदन दर्द हो रहा है और हो रहा है, हाँ। that is वात। पित्त मतलब जो पित्त हो, पित्ती हो जाती है शरीर में, उल्टी हो जाती है, उल्टी येलो हो जाती है, येलो। वो पित्त। या कफ मतलब कफ हो गया, वो टोटली डिफरेंट। मैं यही जानती हूँ। मतलब कफ मतलब बलगम, वो नहीं, ये कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। ठीक है ना कहीं ये सब चीज मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वात मतलब बॉडी में मूवमेंट और पित्त मतलब वो जो पेट से मुंह पे वो जो निकलती है एसिडिटी, और या कफ मतलब जो बलगम, इससे टोटली डिफरेंट। ये ऐसा नहीं, ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, वही मैं बहुत बार सुनी क्लासेस में भी, इसलिए मैं बोली ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ज्यादा नहीं, यही सब कुछ है, वात पित्त और कफ ही है सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं पूरा है कि आपको आयुर्वेद पूरा आयुर्वेद त्रिदोष और पंच तत्व पर ही बेसिस करता है। और हमारा शरीर भी तो इसी से ही बना हुआ है ना। आपके पास पेशेंट आएगा, आप उसको देख के समझ जाओगे कि इसके मतलब उसका स्ट्रक्चर देख के समझ जाओगे कि ये वात वात मतलब नेचर वाला है या पित्त रिलेटेड है या कफ रिलेटेड। मतलब जो कफ मतलब स्पेसिफिकली जो कफ मतलब ना प्रवृत्ति का जो होगा वो यूजुअली बहुत मोटा होगा, मतलब हेल्दी पर्सन है, ये बेसिक चीजें है। मतलब क्या है, शरीर में जमाव है बहुत, राइट। कफ प्रवृत्ति और वात प्रवृत्ति का रहेगा ना, देखना दुबला पतला एकदम। दुबला पतला इंसान क्या होता है, दुबला पतला इंसान आप देखो कि बॉडी में बहुत मूवमेंट होता है उसके, कोई भी काम फटाफट फटाफट कर देते हैं। रामदेव बाबा को देखते हैं कितना फटाफट फटाफट सब कुछ करते हैं। हम कर पाएंगे क्या, हमारे बॉडी में वो मूवमेंट है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। और इंसान पतला दुबला होगा उसके बॉडी में बहुत मूवमेंट है, ठीक है ना। वात शरीर में, और वो वात जरूरी भी है, लेकिन एक लेवल तक जरूरी है। वो लेवल जब क्रॉस हो जाता है तो उसको कहते हैं रेस्टलेसनेस, ठीक है ना, उसको कहते हैं रेस्टलेसनेस। मैं रामदेव बाबा का एग्जांपल नहीं दे रही, वो तो खाली मैंने समझाने के लिए बोला, ठीक है ना। वो रेस्टलेसनेस नहीं है, वो तो काफी सूझे हुए हैं। लेकिन रेस्टलेसनेस किसको कहेगा, जो मतलब सिर्फ इधर से इधर, या और कैसे समझोगे, कोई इंसान कंटिन्यूअस बोल रहा है बिना रुके, बिना 2 घंटा तक, पकड़ 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 पकड़, मतलब अननेसेसरी। इसका मतलब क्या है, वात, इतना वात है उसके शरीर में, इतना मूवमेंट है, उसको कंट्रोल ही नहीं है अपने आप पर, ठीक है ना। ये हो गया वात। तो वो जो दर्द है या वो वात मतलब वो डिफरेंट, ये कंसेप्ट ही डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आगे जब हम समझेंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल से समझ में आएगा कि ये वात प्रवृत्ति का है या पित्त प्रवृत्ति का है या कफ प्रवृत्ति का है, ठीक है ना। और एक प्रायोरिटी एक रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें वात ही है, वात पित्त कफ, ठीक है ना। तो वो एक कैरेक्टर होता है ह्यूमन बीइंग्स का, राइट।
इवन जब हम ऑर्गन क्लॉक पढ़ेंगे ना अभी आयुर्वेदिक में, तब हम देखेंगे कि वात पित्त ऑर्गन क्लॉक में भी आप देखोगे कि कैसे समय में भी वात पित्त रहता है, राइट। तो सबसे ज्यादा पित्त मतलब एक तरह से समझ लो डाइजेशन। मैम इसमें एक बात क्या ये है क्या कि हर व्यक्ति के अंदर वात पित्त कफ तीनों होता है, और तीनों जब तक संतुलित रहता है तब तक वो ठीक है, कोई असंतुलन हुआ तो वो बीमार पड़ता है, ये सही है क्या? ये तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि वात पित्त कफ ये त्रिदोष है। त्रिदोष बैलेंस रहे तो सही है, और कहीं पे इम्बैलेंस होते ही गड़बड़ होती है, और इम्बैलेंस जरूरत से ज्यादा होने से वो बीमारी का रूप ले लेती है, ठीक है ना। लेकिन ये भी है कि कोई वात प्रवृत्ति का है, कोई पित्त प्रवृत्ति का है, कोई कफ प्रवृत्ति का है, ठीक है। बॉडी का स्ट्रक्चर भी वैसा होता है, वो वैसा बनावट भी वैसा होता है, ठीक है ना। तो हम आगे जब हम डायग्नोसिस करेंगे तो और समझेंगे, ठीक है। तो ये वात पित्त कफ, ये तीन कंसेप्ट अभी आप खाली ज्वाइंट से याद रखिए, अदरवाइज इसको ज्यादा समझेंगे तो अभी हम लोग तो याद की वो भूल गए। दिस इज वात पित्त कफ। वॉइस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मैम। वॉइस गड़बड़ हो रहा है अभी, ठीक है। नहीं वो कुछ आवाज आ रही है पीछे से बहुत जोर। सीटी बहुत जैसा जोर आवाज आ रही है सीटी जैसा आवाज आ रहा है। अभी, ठीक है। हाँ अभी तो ठीक है, अब नहीं आ रही है। आ रही आवाज ही नहीं आ रही। हाँ अभी आई है। अभी ठीक है। ये भी बात पित्त कफ में आ गया लगता है प्रॉब्लम, क्या बोलूं। हाँ कोई त्रिदोष में असंतुलन हो गया है। कुछ असंतुलन हो गया इसके भी बात जॉइंट में ना असंतुलन हो गया, सब मूवमेंट कर रहे इधर उधर अपने मन से। एक चीज मैं और बोल रही हूँ, जैसे कि हम लोग ने हाथ में प्लॉट किया ऑर्गन्स और सब फिंगर्स अलग अलग, तो इसमें दो ऑर्गन है, तो हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर में पढ़े कि एक यांग है और एक यिन है, तो इसमें भी वैसे ही होगा? हाँ हाँ, एक ये है अब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था कि हम स्पाइनल कॉर्ड को समझेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अपने ब्रेन को समझेंगे, क्योंकि जब हम बाकी मेटाफिजिकल एलिमेंट्स में, अब आप पूछोगे कि आपने ये सवाल नहीं किया कि फिजिकल एलिमेंट्स में तो आपने बता दिया कि कौन कौन से ऑर्गन्स है इसके, मेटाफिजिकल में कौन कौन से पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड को समझेंगे कि अगर ये मेरा बॉडी है, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, और ये मेरा ब्रेन है, ऊपर वाला ब्लैक वाला जो है ना, दैट इज ब्रेन। दिस इज वाइट, ये मेरा ब्रेन है, और ये मेरा जो फिंगर है दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारा स्पाइन है, ओके। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये कॉर्ड होता है जो हमारे स्पाइन के अंदर से जाता है, एक कॉर्ड है, एक तार के जैसा है, जैसे एक तार होता है ना जिसके अंदर से वायर जाता है, बाहर की कोटिंग इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इलेक्ट्रिकल सप्लाई कौन सा, तो वो जो कॉपर वायर जो अंदर है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, वो कॉपर वायर है जो हमारे पूरे ब्रेन से हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करते हैं, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, या इस डायग्राम से आप समझो कि उसके ऊपर आता है क्या, मेड्यूला। याद रखिएगा ये सब टर्म्स, ये ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला के ऊपर, क्योंकि जब आप ब्रेन का स्टडी करेंगे ना, आप देखोगे बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं है, लेकिन ये टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। उसके ऊपर आता है सेरिबेलम, राइट। दिस इज सेरिबेलम, सारे ब्रेन के पार्ट्स है अलग अलग। उसके ऊपर आता है पोन्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, अब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, बोलते हैं ना छोटा दिमाग, कहाँ पे होता है, यहाँ पे पीछे होता है ना। बच्चे वो मूवीज में नहीं दिखाते, बच्चे बोलते हैं यहाँ मेरा छोटा दिमाग है, यहाँ मत मारो, तो लिटरली यहाँ पे मिड ब्रेन होता है ना, यहाँ पीछे। और बोलते भी है कि बच्चे के यहाँ माथे में नहीं मारना चाहिए, उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, ऐसा सुनते हैं ना मंजुला जी, ऐसा आप तो बता सकते हैं ना। बोलते ना बच्चे के यहाँ नहीं मारना चाहिए, उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, इधर नहीं मारना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। बड़े बुजुर्ग लोग बड़े बोलते रहते हैं, है ना। तो मंजुला जी, आपको मैं बड़ा बुजुर्ग नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये आपने भी ये सब चीज फेस किया होगा, है ना, कि बच्चे को यहाँ मत
मारो, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते रहते थे यहाँ मत मारो। ओके, तो दिस इज मिड ब्रेन। ओके, और मिड ब्रेन के ऊपर ये जो एरिया है ये हमारा है लिम्बिक सिस्टम। मतलब लिम्बिक सिस्टम वो सिस्टम है जो ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग बनाता है। नहीं तो इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान के अंदर एक क्या चीज है जो जानवर के अंदर नहीं है? बताइए। दिमाग से ज्यादा सोच सकता है, समझ Yes. सकता है, जान सकता है। ज्ञान लेने की क्षमता, सोचने समझने की शक्ति, सही और गलत का फैसला, कॉन्शियसनेस, इसको हम एक सिंपल वर्ड में समझेंगे, कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग बनाता है। नहीं तो हर वो चीज एनिमल के अंदर भी है जो हमारे अंदर है, सब चीज है, वही हाथ, वही पैर, वही आंख, वही कान, वही नाक। लेकिन हम लोग एक से ह्यूमन बीइंग कब बने? जब हमारी ग्रोथ हुई, मतलब जनरेशन टू जनरेशन हम क्या हुए, डेवलप होते गए, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता गया, तब हम ह्यूमन बीइंग बन गए। आज तो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है जो हमें सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है, जो हमें रिलेशनशिप का डिफरेंस भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में इवन मदर और बच्चे या भाई और बहन, फादर, मतलब एनिमल्स का बता रहे, उनके बीच में भी फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या गलत है क्या सही है। ठीक है ना, एवरी डे देयर इज अ फिजिकल रिलेशनशिप विद डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। आ रहा है समझ में? बट ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं? ह्यूमन बीइंग कैसे नहीं होते? वो उनको पता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पिता है। लेकिन जहाँ पे ये लिम्बिक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है वहीं पे रेपिस्ट का जन्म होता है। ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, कोई इसमें मतलब होता है ना कि डिबेटेबल टॉपिक। लेकिन अगर उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है तो क्या वो सही है? उसका तो कहीं ना कहीं लिम्बिक सिस्टम गड़बड़ाया है। ठीक है ना, तो आयुर्वेदिक एजुकेशन बोलता है कि हर चीज हमारे एनर्जी से कनेक्टेड है। लिम्बिक सिस्टम गड़बड़ है जो इंसान की दिशा को बिगाड़ देता है। एक इंसान मर्डर कर रहा है, 100 मर्डर कर देता है, देखते हैं ना, मर्डर का दिखाता है ना टीवी में कई एड, एक साथ उसमें 20 फिल्म हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्लील फाइल थी। जैसे एक स्मॉल एग्जाम्पल, उसने क्या कितने जनों को मर्डर कर दिया एक साथ में, मतलब उसको पता ही नहीं कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, उसका लिम्बिक सिस्टम ही गड़बड़ है, पता ही नहीं है क्या है सही है क्या गलत है। ठीक है, तो दिस इज लिम्बिक सिस्टम। इवन कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है इंसान का एट टाइम। तो वाया मीन्स ऑफ आयुर्वेदिक एजुकेशन हम लोग लिम्बिक सिस्टम का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो दिस इज द मैजिक ऑफ आयुर्वेदिक एजुकेशन। ओके, अभी नरेंद्र जी कहेंगे कि आपका अलग एक आपका स्पेस है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लिए। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ट्रीटमेंट में। ऐसा नहीं है कि चाइनीज, आप चाइनीज और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दोनों कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये आपका कॉन्शियसनेस है, आपका सही गलत का फैसला हुआ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों बराबर कर सकते हैं। राइट, अच्छा ऑर्गन समझ लेते। तो हम एक मैम, ये जो आप बता रही हैं मेथी पट्टी लगाने के लिए, तो सराउंडिंग, फिंगर के सराउंडिंग लगाना होगा चारों तरफ ज्वाइंट के। देखो ये क्लास 10 जब होगा ना उस समय समझाएंगे कि कैसे मेथी पट्टी लगाना है, याद दिला दीजिएगा। ठीक है ना, हमने फिंगर नंबर 6। ओके, तो फिंगर नंबर 6 आप यहाँ पे देखिए, इसमें भी 3 जॉइंट है। अभी मिडिल जॉइंट को भूल जाइए, मिडिल जॉइंट को एकदम भूल जाइए, तो मिडिल जॉइंट में मत ध्यान दीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान मत दीजिएगा मिडिल जॉइंट में। अभी हमें सिर्फ वात और कफ जॉइंट को देखना है। तो वात जॉइंट फिंगर नंबर 6 का, दिस इज स्पाइन। हम कैसे ऊपर जा रहे थे? ठीक है, हम कैसे ऊपर जा रहे थे? ऐसे तो हमने क्या देखा कि ये मेरा स्पाइन है। ठीक है ना, ये मेरा स्पाइन, स्पाइन के ऊपर क्या था? मेड्यूला। स्पाइन के ऊपर क्या देखा था हमने? मेड्यूला, याद है? स्पाइन के ऊपर मेड्यूला। तो रिंग फिंगर का तो वात जॉइंट, स्टार्टिंग तो वात से ही होगा। वात जॉइंट जो है दिस इज आवर स्पाइन। ठीक है, और उसका जो कफ जॉइंट है दैट इज मेड्यूला। ओके, इट मींस कि मेड्यूला का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये इसमें मत करेंगे, मेड्यूला याद रखिए। और दिस जॉइंट इज आवर स्पाइन। अच्छा, ऐसा भी है कि ये जो फिंगर है, याद रखिएगा ये सब चीज,
ये सब चीजें हमारे टॉपिक के लिए, लेकिन ये सब चीजें हम मैं खुद पर्टिकुलर यूज करती हूँ, मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी का हड्डी टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गया, ऐसा कुछ हो गया कि उसका कुछ भी आपको लग रहा है कि इसका ब्रेक हो गया है, तो डॉक्टर का इलाज कराएंगे और जाएंगे, उसमें समय लगेगा ना, ठीक है ना, उसमें तो समय लगेगा। तो आपको ये अगर पता है कि ये जो फिंगर है दिस इज फाइन, ठीक है ना, या सर्वाइकल में उसका कोई प्रॉब्लम हो गया या नेक में इंजरी हो गया, कुछ भी हो सकता है, इन दैट केस अगर हम इस आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने तो डायग्नोस नहीं किया, आपने खाली देखा कि उसका कुछ ना कुछ हुआ है, तो इस फिंगर को सारे जॉइंट्स में अगर मेथी पट्टी लगा दे या पूरा फिंगर को मेथी से कवर कर दो, मतलब पैलेंजेस में और जॉइंट्स में, तो ये एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का काम करेगा, मतलब हीलिंग करेगा ये, राइट। फिर उसको जो ट्रीटमेंट कराना है वो कर सकता है। कोई भी इंजरी हो बॉडी में, किसी भी तरह का, हड्डी में, बोन्स में, कोई भी तरह का एक्सीडेंट हो, इन दैट केस अगर ये फिंगर डैमेज नहीं है, और ये भी याद रखिएगा अगर कहीं पे लगा हुआ है, कहीं पे कटा हुआ है, कहीं पे जला हुआ है, वहां पे मेथी मटर मैग्नेट नहीं मत लगाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, बेचारा का प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। एक तो कटा हुआ उसके अगर आप मेथी चिपका देंगे तो बोलेंगे नहीं हमको तो मैम बताई थी किसी का कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेथी पट्टी कर दो, तो वो दोबारा आएगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ ट्रीटमेंट। अगर फिंगर में कहीं पे किसी को रैशेस हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उस फिंगर में ट्रीटमेंट नहीं करिएगा, ठीक है ना। स्किन प्रॉब्लम अगर हो या चल गया हो तो उसी फिंगर में मत ट्रीटमेंट करिएगा। ट्रीट अदर वेज, मतलब फाइंड अदर वेज ऑफ ट्रीटमेंट, राइट, और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो दिस इज फाइन एंड दिस इज मेड्यूला। हम ऊपर बढ़ रहे थे ना, दिस इज मेड्यूला। अब उसके बाद हम कौन से फिंगर को देखेंगे, उसके बगल वाला फिंगर, उसके बगल वाला फिंगर, ठीक है ना। उसके बाद बगल वाला फिंगर है फिंगर का कप जॉइंट, सेरिबेलम, सेरिबेलम, राइट। और उसका जो वात जॉइंट है दैट इज पोन्स, ठीक है, सेरिबेलम एंड पोन्स, ओके। उसके बाद हम अगर और ऊपर जाते हैं तो अपने राइट हैंड का मिडिल फिंगर, दिस इज आवर लिम्बिक सिस्टम एंड वात जॉइंट इज मिड ब्रेन। अब आप सोचिए कि ये ब्रेन और ये मिडिल फिंगर ये एक है, सोचिए ये हमारा पूरा ब्रेन है और ये दोनों फिंगर को अगर हम देखते हैं तो ब्रेन है। तो दिशा कब बिगड़ती है, जब दिमाग खराब होता है। आया समझ में, दिशा कब बिगड़ेगी, जब दिमाग खराब होगा। बोलते क्या है ना, उसका तो दिमाग खराब हो गया है, बच्चे को भी यूजुअली हम लोग बोलते हैं उसका तो दिमाग खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। तो दिशा कब बिगड़ती है, जब हमारा दिमाग खराब होता है। तो इस दिमाग का ट्रीटमेंट हम इस दो फिंगर से करते हैं। और बेसिकली ये देखो ये हमारा मन भी है, मन का फिंगर भी है, और ये मन में क्या आता है, लिम्बिक सिस्टम, हमारा मिड ब्रेन। सी क्या किस लेवल तक हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जस्ट सी द मैजिक, ओके। अब उसके बाद बचा ये अंगूठा और ये अंगूठा, ओके। तो 0 इज आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्यों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि 0 रिप्रोडक्शन इज द स्टार्टिंग। रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है, वुंड से होता है ना, अंधेरा। तो 0 में क्या होगा, रिप्रोडक्शन। अंधेरे में ही तो अंधेरे में ही सब काम होते हैं, अंधेरे में ही एम्ब्रॉयो बड़ा होता है, राइट। और एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अंधेरा, छुपा हुआ पार्ट। दिस इज छुपा हुआ पार्ट या एक्सपोज, क्या है ये, तो छुपा हुआ पार्ट होता है ना, एक्सपोज नहीं रहता है। तो दिस इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको, कितने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दिस इज अवर थंब, 0 फिंगर। और अगर हम अपने राइट हैंड में जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियस या हमारा कॉर्टिकल ब्रेन, न्यूक्लियस और कॉर्टिकल ब्रेन, कॉर्टिकल ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस तो क्या होता है, बीच सेल में भी क्या होता है, न्यूक्लियस जो उसका मेन दिमाग होता है, सेल का न्यूक्लियस होता है ना, उसी से तो बनता है वो सेल, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस इज क्या, आत्मा, आत्मा, न्यूक्लियस इज आत्मा। तो ये हो गया आत्मा का फिंगर, राइट। अभी याद हुआ, समझ में आ रहा है, चीजें थोड़ी क्लियर हो रही है, पर्दे हट रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले हमने फिंगर्स देखे कि कौन कौन से फिंगर में क्या है, उसके बाद हमने ऑर्गन देखे। तो स्मॉल राइट हैंड स्मॉल फिंगर इज लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बोलते रहिए साथ साथ।
Left hand small finger is vayu, that is heart and Small intestine. small intestine. Small आप intestine. पिक्चर में भी देखते देखते बोलो, लेकिन बोलो, बोलने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। Left hand index finger is our agni, that means liver and gallbladder. Gallbladder. ओके, इसमें यिन कौन सा है? यिन जो है वो देखिए कफ जो है इसके सारे यिन ऑर्गन्स है, ये भी याद रखिएगा। ओके, फिजिकल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल ऑर्गन। हाँ, तो कफ जॉइंट में सारे यिन है और वात जॉइंट में सारे यांग ऑर्गन्स है। यिन ऑर्गन कौन से हैं? जो 24 घंटा काम करते हैं। यांग वो है जिसको जब काम दे तब वो काम करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर इज लीवर एंड गॉलब्लैडर, यिन एंड यांग, और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इज किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद फिंगर नंबर 5 दैट इज पृथ्वी, दैट इज स्टोमक एंड स्प्लीन। यहाँ पे स्टोमक यिन है, यांग है, और स्प्लीन इज यिन, राइट। उसके बाद फिंगर नंबर 6। अब हम आते हैं मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल में हमने देखा स्पाइन, स्पाइन के बाद आता है मेड्यूला। हाँ, काल का फिंगर है, राइट। काल में आता है स्पाइन और मेड्यूला। ठीक है, स्पाइन एंड मेड्यूला। समय रिलेटेड ट्रीटमेंट कहाँ होगा? बेसिक ट्रीटमेंट होगा हम लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, राइट, मेड्यूला। और ये मेड्यूला जो है, देखिए ज्वाइंट का अंगूठी पहनते हैं ना हम लोग, शादी की अंगूठी, तो मेड्यूला है ये। कहीं ना कहीं हमारा दिमाग से जुड़ा हुआ है, बोलते हैं ना हार्ट से नहीं जुड़ा हुआ। ये जो पॉइंट है ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, राइट, ताकि हमें जिंदगी भर याद रखे हो जाए कि इससे मेरी सगाई हो गई है। खाली याद करने का तरीका बता रहे, ठीक है ना, बट दिस वर्क्स। ओके, अब के बाद कोई शादी में अंगूठी पहनाए ना तो समझा दीजिएगा कि ये हार्ट से नहीं जुड़ा हुआ, ये दिमाग से जुड़ा हुआ है, ये जॉइंट, राइट। सदगुरु का वीडियो है, पता है, अपना लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर में अंगूठी पहनने का, बहुत अच्छा वीडियो, उसको देखिएगा, सदगुरु जी का। कितना इम्पोर्टेंस है यहाँ पे अंगूठी पहनने का रीजन, ठीक है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, किसका वीडियो? सदगुरु जी का वीडियो है। सदगुरु को आप जानते होंगे ना, मिस्टिक सदगुरु, सदगुरु। उनका वीडियो देखिएगा, रिंग फिंगर का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से बताया है उन्होंने इसके बारे में। मैं बहुत सदगुरु की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, काफी चीजें उनकी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये दिस इज लेफ्ट हैंड आपका रिंग फिंगर। उसके बाद हम आते हैं इसी में अपना मिडिल फिंगर में, दैट इज पोन्स एंड सेरिबेलम। पोन्स एंड सेरिबेलम, ओके, दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। फिर हम अपने मन के फिंगर में आते हैं, और ये था दिशा। ठीक है, 7 नंबर इज दिशा। 8वां नंबर है हमारा मन। मन में जो 2 जॉइंट्स हैं, दैट इज वात जॉइंट और आपका कफ जॉइंट। वात जॉइंट में आता है हमारा मिड ब्रेन, और कफ जॉइंट में आता है हमारा लिम्बिक सिस्टम, राइट, लिम्बिक सिस्टम। ये हो गया 8 फिंगर। उसके बाद आता है 0 एंड 9। 0 इज राइट हैंड अंगूठा, थंब, और 9 इज लेफ्ट हैंड अंगूठा, दैट इज थंब। 0 is what? Reproductive system or excretory organ? Reproductive organ या excretory organ। ठीक है ना, तो आप आगे देखोगे कुछ reproductive problems या menstrual problem related या even PCOD या PCOS का ट्रीटमेंट जब होता है, उसमें प्रोटोकॉल्स में दिया रहेगा कि यहाँ पे इस जॉइंट में, मतलब इस पैलेंज में एक या मटरदाना लगा लो या एक क्लस्टर मैग्नेट लगा लो। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन से ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। तो दिस इज आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या, हमारा एनस, ठीक है ना। तो आप ट्रीटमेंट में आगे देखोगे, जब पाइल्स का ट्रीटमेंट होता है या कोई भी एनस रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तब हम इस फिंगर में, इस जॉइंट में, मतलब कफ जॉइंट में ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आ रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में जैसे न्यूक्लियस और ये हमारा कॉर्टिकल ब्रेन। तो न्यूक्लियस एंड कॉर्टिकल ब्रेन हमारा 9 में, दैट इज प्रकाश। यहाँ पे प्रकाश दिया हुआ है, तो ये आत्मा है, क्योंकि आत्मा इज प्रकाश। आत्मा क्या होता है? लाइट, दैट इज प्रकाश, राइट। इज इट क्लियर अभी तक जो समझाया? बाकी तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। सब क्लियर हुआ है।
हाँ जी, मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि PhD एक मिनट मैम, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन मैम ये कहूंगा कि मेरी बुक भिजवा दीजिए किसी तरह से। ये बुक है, ठीक है। हाँ, ये बुक है, इसका खाली फर्स्ट पेपर जो है, ठीक है, इसका फर्स्ट पेपर। आप बुक को खोलिए। इसमें फर्स्ट पेपर है। सामने रखिए, स्क्रीन के पास में रखिए। आप आगे करिए, पेज को आगे करिए, पेज को आगे करिए ना, और आगे करते रहिए। असाइनमेंट पेपर, हाँ हाँ ठीक है। आगे बढ़ाइए ना, आगे बढ़ाइए। ये हाँ, आगे, और इसको आगे करके एक पेपर इसको कंप्लीट करना है। आप क्यों सारा करेंगे? मैंने बार बार क्लियर किया। एक पेपर, एक फर्स्ट पेपर है BHB का, हाँ, सेकंड पेपर है CA का, हाँ, और थर्ड पेपर है CA का पेपर है, और फिर थर्ड पेपर है एक्यूप्रेशर आयुर्वेद का। बस इतना ही करना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद फिर और अच्छा, सेमेस्टर 2 है वो। अच्छा अच्छा, वही तो मैं बोली, आपने तो दे दिया, तो वही मैं बोली, तो और क्यों देगी? नरेंद्र जी, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, मैं आपको पूरा बता दूंगी आपको क्या क्या दिखता है, ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन हाँ हाँ, वही उनको गाइड कर दीजिए। मैम मेरा कहना है कि मुझे बुक किसी तरह से अवेलेबल करा दीजिए। पहुंच जाएगी कोई है। और एक और चीज है, अभी तो आज कितना तारीख है? आज 27 तारीख, 26 तारीख है। असाइनमेंट कोशिश करिएगा कि जाए आप लोग सबसे पहले पहले लिख लो, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, वहाँ कुछ बाकी भी रहेगा तो वहाँ कंप्लीट करके वहीं का वहीं जमा दे देंगे। असाइनमेंट कंप्लीट करिएगा, जब हमें वहीं जमा करना है तो वहीं कर दीजिएगा। और एक चीज और मैम, जैसे कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें कितने पेज तक का आंसर होना चाहिए? जैसे ब्लड ग्रुप है वो तो 4 पेज हो गया। जब आपने एग्जाम दिया होगा ना 11 12 का, जितना मन है उतना लिखिए, जरूरत है उतना लिखिए, बहुत बड़ा करने का जरूरत नहीं है, सिंपल जो जरूरत है उतना लिखिए, जिससे लिखिए, अंदाज करिए अपना कितना मुझे लिखना है। ये तो अपना माइंड के ऊपर है मुझे कितना लिखना है, इसमें कुछ वो नहीं है। कोई 2 पेज में भी कंप्लीट कर सकता है, कोई 10 पेज भी लगा देता है, ठीक है ना। ठीक, हाँ। चलो, थैंक यू। आगे की क्लास के लिए मैम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपकी वॉइस आज बहुत गड़बड़ आ रही है, उसको थोड़ा हाँ, ठीक आज करने की बहुत कोशिश वॉइस कीजिए। गड़बड़ आ रही है, ठीक है, मैं आज चेक करती बहुत लगातार डिस्टरबेंस बना हुआ। हूँ। I'll check it. आज मैम ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत दूर से आप बोल रहे हो, हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब बीच बीच में फोकस करना पड़ रहा है। आवाज थोड़ा थोड़ा कट रही है और बहुत I'll दूर check से। it. I'll check it. ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, आज ही हुआ है ना। हाँ, आज स्टार्टिंग ठीक हुई थी,